सकती है ना। तो हम लोग यहां पर गौर करेंगे डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने की तरफ कदम बढ़ाया, विलियम क्रूक्स थे 1878, यानी काफी न्यू है डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अभी 150 साल भी नहीं हुए हैं, अराउंड 150 साल हुए हैं। ठीक है, और बाकी इसके पार्ट्स और पहले जाने गए थे। कैसे डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर करने के लिए कैथोड रेज का इस्तेमाल किया। अब वो पूरा प्रोसीजर क्या था ये समझ लीजिए। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास इसलिए कि आप लोग एक से ज्यादा बार सुन सकें, और जो चीजें रह जाएंगी, आवाज अगर गड़बड़ हुई, कुछ हुआ, तो ये क्लास आपको हेल्प कर देगा, रिकॉर्डिंग है ना, इस वजह से है सिर्फ, और उसका कोई मीनिंग नहीं है। विलियम क्रूक्स ने ये फाइंड किया कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी करंट को पास करते हैं, यूं समझ लीजिए, तो क्या होता है, ब्लू रेज जो है वो इमिट होती हैं नेगेटिव प्लेट से। नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड जिसको हमने बनाया है, वहां से ब्लू रेज पास होती हैं। इस रेज को कैथोड रेज कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या मतलब है? प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, मूव करेगा तो फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करेगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को हमने मूव करा, डिस्चार्ज वहां पर से किया, कहां पे किया? विलियम क्रूक ने बताया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास कराया जाता है थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग अ गैस। कोई गैस है जो लो प्रेशर पे है, बहुत कम प्रेशर है उसमें, देख रहे हैं ना, बहुत ही कम प्रेशर, 0.01 mmH ऑफ Hg। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, कैन यू टेल मी? 760 mm ऑफ Hg, इट इज नॉर्मल एयर प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम पे है वो इतना है, उसके मुकाबले तो बहुत कम हुआ ना प्रेशर। अब फिर ये पता किया गया, जब उसमें से गुजारा, ब्लू रेज इमिट हो रही हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो कैथोड कहलाता है। ठीक है, ये रेज जो है कैथोड, अब कैथोड की तरफ पास हो रही थी ना, इसीलिए इनका नाम कैथोड रेज रखा गया। ठीक है, अब देखिए, बाद में साइंटिस्ट सर जे थॉमसन, ये काफी मशहूर साइंटिस्ट हैं, कुछ ही दिन गुजरे थे 1897 में इन्होंने स्टडी किया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था उसको स्टडी किया, कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कैथोड से जो रे निकल रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या खूबियां थी और किस तरह से वो बनती है, दोनों चीजें उन्होंने स्टडी की। उन्होंने पाया कि कैथोड रेज जो हैं उनमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्या होता है, वो कहां से कहां ट्रैवल करती हैं? कैथोड से एनोड की तरफ। ओके, कैथोड क्या है, नेगेटिव प्लेट, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। जो भी है एनोड है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज। अब इन्होंने, हाँ इन्होंने कहा ना, कैथोड से एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, एक शैडो जैसी बन रही है ऑब्जेक्ट की। तो आगे चलें, तो ये देखा गया कि जो कैथोड रेज हैं, वो ये जो विराट जो दलाल थे, इन्होंने क्या सिर्फ बुक लिखी थी या फिर कोई आगे चलें, तो ये देखा गया कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल कर रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ, और एक शैडो कास्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट की, जो उनके रास्ते में, मान ली उनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया था तो उसकी शैडो दे रही हैं हमें। और फिर दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से गुजरेंगी तो डिफ्लेक्शन भी पैदा होगा, रास्ता बदल लेंगे, यानी किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड दे रेज द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। जिस ऑब्जेक्ट पे वो पड़े, जिस मेटालिक प्लेट पे या ऑब्जेक्ट पे वो पड़ेंगी, जाकर के फॉल डाउन होंगी,
उसको गर्म कर देंगी। ये देखा गया। अब कंक्लूजन क्या निकला, ये सब करने का क्या हासिल हुआ? तो कैथोड रेस का पता चला कि कैथोड रे कंसिस्ट करती हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको आजकल हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, तो एटम्स जो एटम्स हैं सारे टाइप के, एटम्स ऑफ ऑल टाइप कंटेन द सेम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी तरह का आप एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, सारे टाइप के जो एलिमेंट हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, सीधी सीधी बात है। और इररिस्पेक्टिव होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकल रहे हैं, दे आर ऑल आइडेंटिकल। यानी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आइडेंटिकल हैं। आप में से जिसको बोलने की जरूरत पड़ेगी वो माइक ऑन कर लेगा, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स or gas used in the discharge tube, electrons are produced which had a unit negative charge and a negligible mass। पूछिए। जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है या कौन सी गैस यूज की गई है डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होंगे उनके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा और बेहद कम यानी नेग्लिजिबल, बहुत ही कम मास होगा, वजन बहुत कम होता है। सिंस एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इट मस्ट कंटेन सम पार्टिकल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज। अब आपको पता है कि क्योंकि एटम्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उस एटम में जितना नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बरखिलाफ, उसके कंपैरिजन में उतना ही पॉजिटिवली चार्ज भी कोई चीज होनी चाहिए, जिसको इक्वल आज मतलब। हम होने चाहिए। क्योंकि न्यूट्रल क्यों है? अगर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन तो पूरा एटम नेगेटिव होना चाहिए था ना, बट वो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई ना कोई इतना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो बैलेंस मेंटेन कर रहा है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसी से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की। अब आप देख लीजिए, मास जो इलेक्ट्रॉन का है 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम या एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो गिवन है, यहाँ पे देख लीजिए, उसका 1/1837, तो बहुत कम हुआ ना। अब 1837 से उसको डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 यूनिट चार्ज होता है, उस चार्ज की क्वांटिटी है 1.602 × 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है उसमें। ओके, अब आगे चलें। अब डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटॉन और एटॉमिक न्यूक्लियस। पहले हमने क्या, इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाया कैथोड रे के जरिए, कैथोड रे ट्यूब के जरिए, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब फिर यूज हो रही है, और लेकिन उन ठीक लोगों है, ने तो और ये डिस्कवरी कैथोड रेस की उन्हीं ने करी थी, विलियम क्रूक्स ने, और जे थॉमसन हाँ ने तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कही उसका थी, तो फिर हाँ इलेक्ट्रॉन किसने कैरेक्टरिस्टिक करी? बयान की थी, कैरेक्टरिस्टिक बयान की थी। जे जो विलियम क्रूक थे वो ये नहीं बता पाए थे कि यही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा। तो ये इन्होंने बताया कि जो कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये जे थॉमसन ने बताया। अब गोल्डस्टीन ने दूसरी 2 चीजें और डिस्कवर की। क्या? प्रोटॉन, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? पॉजिटिव रेज। उन्होंने तो और पॉजिटिव रेज प्रोटॉन। इमिट करा ले, कहां से? एनोड से। एनोड से उन्होंने बोला कैथोड से नेगेटिव रे, कैथोड से कैथोड रे निकल सकती है, तो एनोड से एनोड रे निकलेगी। वो एनोड रे क्या थी? प्रोटॉन्स, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनको प्रोटॉन्स कहते हैं। इट इज इफ अ परफोरेटेड डिस्क इज यूज्ड एज अ कैथोड है, ये देखिए परफोरेटेड डिस्क एक इस्तेमाल की गई है और उसको कैथोड की तरह इस्तेमाल किया है ना। जी। तो इसका मतलब पॉजिटिव रेज जो है मे बी सीन ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। तो ये देखा जाएगा कि कुछ रेज वहां से निकल रही, पॉजिटिव रेज निकल रही हैं
जो ट्रैवल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्ट, कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर एनोड मौजूद है, देखिए कैथोड रेज वहां से निकल रही हैं, ये पॉजिटिव रेज आकर के किधर गिर रही हैं, कैथोड रेज की तरफ, ये कैथोड रेज के ऑपोजिट जा रही हैं, ये तो कैथोड दोनों की तरफ तरफ यानी जा रही है, नेगेटिव। कैथोड की तरफ भी हाँ, एनोड की तरफ भी। ऑब्वियसली देखिए एनोड की तरफ, सुनिए एनोड की तरफ कैथोड रेज ट्रैवल करेंगे और बाकी दूसरे साइड पर पॉजिटिव रेज यानी एनोड रेज, या उसको आप क्या बोलेंगे, प्रोटॉन्स सिंपली, वो ट्रैवल करेंगे। अब कंक्लूजन क्या निकला, पॉजिटिव रेज कंसिस्ट होती है कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिससे बाद में पता चला कि वो है क्या, प्रोटॉन, ठीक है उमर खान। और फिर ये पता लगाया गया कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो पता चला 1837 टाइम्स एज हैवी एज इलेक्ट्रॉन के 1837 टाइम हैवी होता है वो। और फिर उस पर इलेक्ट्रॉन के वो 1/1837 था, अब इलेक्ट्रॉन से इतना हैवी होता है प्रोटॉन, ठीक है। जी अब प्रोटॉन ज्यादा होता है ना। प्रोटॉन हैवी होता है, तभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से तो मास क्रिएट होता है एटॉम में, ठीक है। तो ये जो अब मास प्रोटॉन का हाँ, और चार्ज प्रोटॉन का, तो फिर ये दोनों क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के उनका दिया हुआ है। मास जब देते हैं, जब मास लिखते हैं मास नंबर, तो न्यूट्रॉन जी और प्रोटॉन को मिला के लिखते हैं। जब एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही काफी है। अब देखिए एटॉम, ये सारा बवाल कहाँ पे होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में इसको डिस्कवर किया। उन्होंने स्टडी किया एटॉमिक मॉडल को और डिस्कवर किया कि एटॉमिक न्यूक्लियस कोई चीज मौजूद है, कोई ऐसी चीज मौजूद है जो न्यूक्लियस कहलाने लायक है। कैसे जी पता किया उन्होंने, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कराया, डायरेक्ट कराया अल्फा पार्टिकल्स को मेटालिक शीट की तरफ। तो क्या हुआ फिर, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्ट वो आपकी ही बुक में आगे अल्फा बीटा गामा 3 तरह की रेज होती हैं, ठीक है, 3 तरह के पार्टिकल्स, इसी के पूरी डिटेलिंग मौजूद है। और इसमें है या 10th में शायद, वो अलग सी चीज पढ़ने की है, ठीक है, मतलब वो पूरी अपने आप में जी कंप्लीट चीज समझने की है वो। तो अभी तो हम ये जान ले कि अल्फा पार्टिकल्स मेटालिक शीट की तरफ उन्होंने डायरेक्ट कराया, तो क्या पता चला, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या बनाया उन्होंने, रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स निकाले, ठीक है। मेटालिक शीट जो थी वो गोल्ड की फॉइल थी और उसकी कितनी पतली थी, यकीन करेंगे 1 सेंटीमीटर के 1 मिलियन पार्ट किए जाएं उतनी पतली थी, 1 सेंटीमीटर के मिलियन पार्ट करें। अब अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हीलियम एटम्स हैं जिनके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, हीलियम एटम्स हैं ये। अब देखिए ओके, ऑब्जर्वेशंस फिर देख लें, सोर्सेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ बताया जा रहा है, देखिए आगे पूरा डिटेल में फॉइल के ऊपर पड़ा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ, कुछ तो साइड में निकल गए, कुछ उसको क्रॉस करके न्यूक्लियस को निकल गए, कुछ वहां से वापस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूरा बताया गया है अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वहां से बाहर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, स्कैटर हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, फॉइल के तो बाहर ही निकल गए, वो देखिए ऊपर निकले ना ज्यादातर। जी अब सिर्फ कंक्लूजन एक। क्या निकला कि इसका मतलब जो एटम है ऑन द होल इज रिलेटिवली एम्प्टी, वो तो बाहर निकल गया, तो मतलब उसमें एटम में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब। अब सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, थोड़ा सा मुड़े कुछ अल्फा पार्टिकल्स,
इससे क्या कंक्लूजन निकला? अ कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव मास प्रेजेंट है बहुत छोटे रीजन में एटम के, ठीक है। इफ द अल्फा पार्टिकल इज नॉट क्लोज टू द पॉजिटिव मास it gets deflected slightly. अगर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव मास ना होते, इज नॉट क्लोज ना होते पॉजिटिव मास के, तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते हैं। जी। अब तीसरा क्या कंक्लूजन निकला? थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज है। सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, बड़ा एंगल बनाया और बाउंस बैक हो गए 360 डिग्री डिफ्लेक्शन से। इसका क्या रीजन था? इफ द अल्फा पार्टिकल पास वेरी क्लोज टू द कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव मास it gets deflected through large angles, and if it approaches at right angle it gets deflected through 3। अगर वो 90 डिग्री पे आएंगे तो 360 डिग्री पूरा मुड़ जाएंगे, पूरा ही बाउंस बैक हो जाएगा। खैर, अभी जो हमारे लिए वो पढ़ाना इसलिए जरूरी है, थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट नहीं छोड़ सकते। अब एटॉमिक न्यूक्लियस कंटिन्यू चल रहा है। पॉस्टुलेट्स क्या क्या है? रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, जब उन्होंने मॉडल बनाया तो कुछ ना कुछ पॉस्टुलेट भी क्रिएट की। पॉस्टुलेट क्या मतलब? कुछ फैक्ट्स भी बनाए, है ना। जी। क्या बताया? मैटर इन एन एटम इज लोकेटेड इन द स्पेस इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। कि जो मैटर होता है एटम में वो कहाँ लोकेट होता है? सेंटर में। लोकेटेड इन द स्पेस इन द सेंटर, सेंटर के स्पेस में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। विच इज एसोसिएटेड विद ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके अंदर, और रिवॉल्व करता है एंड रिवॉल्व अराउंड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स पे चले गए। while the remaining volume being a large empty space, और जो बाकी जो कुछ है भाई उसके अंदर थोड़े से प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब हॉलो है, कुछ नहीं एम्प्टी उसमें, स्पेस है। एम्प्टी स्पेस है। सिंस द एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो क्या होता है? सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट सराउंड द न्यूक्लियस टू काउंटर बैलेंस। अब क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इतने होने चाहिए जो काउंटर बैलेंस कर सके पॉजिटिव चार्ज को, उसको संभाल सके और क्या करें? रिवॉल्व करें न्यूक्लियस के चारों तरफ। और क्या होता है? विद ग्रेट वेलोसिटी टू कन्फर द स्टेबिलिटी ऑन द न्यूक्लियस मॉडल। अब क्योंकि बहुत तेज नहीं चलेंगे तो क्या होगा? चार्जेस की बैलेंसिंग नहीं बनेगी, ठीक है। और एटम पे स्लाइटली नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो सकता है फिर अगर ऐसा होगा। लेकिन ड्रॉबैक भी थे इसके, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था एटम के, कि जो एलिमेंट्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियस के चारों तरफ, और जो अट्रैक्टिव फोर्स था पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का वो बैलेंस हो जा रहा था। कैसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द रोटेशन, क्योंकि हाँ, सेंटर के फोर्स से कंट्रोल हो रहा था, ये बता रहे थे रदरफोर्ड। और इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स राउंड द न्यूक्लियस इट मस्ट रेडिएट आउट एनर्जी। अगर वो चारों तरफ चल रहा है न्यूक्लियस के तो अंदर से एनर्जी निकलनी चाहिए ना बाहर, और ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और कहाँ जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर स्पाइरल पाथ पे टिल इट कोलाइड। और आखिर में क्या होना चाहिए? स्पाइरल। अरे जैसे बहुत सारा धागा एक जगह बंधा होता है ना, उस तरह से। और आखिर में वो जाकर के क्या होना चाहिए था? वो एनर्जी कोलैप्स कर जाना चाहिए था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, ये उसका ड्रॉबैक था। फिर नील्स बोर एक बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस काम को करना शुरू किया। उनकी क्या पॉस्टुलेट्स थी? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनके चलने का रास्ता
प्री डिफाइंड है, दैट इज ऑर्बिट्स मौजूद है उनके, ठीक है। जी ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और हर ऑर्बिट के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी का मौजूद है, ठीक है, जिसको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इंटीजर एन जो है ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग एनर्जी लेवल्स, ठीक है, जैसे 1 2 3 फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट, कहां से शुरू होगा, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है वहां से। और लेवल्स जो है उनको डिजाइन KLMN में भी बताया गया, किया गया। अब बताएं बोर ने, as long as electron rotates in one of the energy levels it neither lose or absorb energy, जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है ना उसको कहीं से एनर्जी और मिल सकती है ना ही वो लूज कर सकता। when energy is supplied initially to the atoms, और जब एनर्जी सप्लाई करेंगे एटम्स को इनिशियली, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ, हायर एनर्जी के साथ मूव करेगा, तेज चलने लगेगा सिंपली। और जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप बैक किया जाएगा ओरिजिनल ऑर्बिट से, ड्रॉप्स बैक टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, एनर्जी रेडिएट, फिर एटम से एनर्जी रेडिएट होगी, यानी एटम गर्म होगा फिर, है ना। जैसे इक्वेशन के हिसाब से E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H। E2 और E1 क्या है, एनर्जी स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की, हायर और लोअर ऑर्बिट में। तो वो किसके बराबर होना चाहिए, H गामा के बराबर, ठीक है, वो गामा का साइन है वहां पे। बोर का जो मॉडल है उसने प्रिसाइज कर दिया लोकेशन इलेक्ट्रॉन्स की, यानी रोटेट कैसे कर रहे हैं और कहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब सोचिए उस टाइम पे जो कुछ भी किया उन्होंने तो थ्योरी की शक्ल में किया होगा ना, बाद में एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए साबित हुआ कि वो सही थे, ठीक है। अब उसके बाद बोर का मॉडल जो था, अब तीसरा मॉडल पेश किया न्यूट्रॉन्स के बारे में। पहले आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज, अब दूसरा बताया गया प्रोटॉन्स, वो हाँ प्रोटॉन्स। और तीसरा नील्स बोर का कारनामा क्या है, उन्होंने ये बताया, प्रिसाइज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कहां पर हो सकते हैं, है ना, कैसे सेट हैं, कैसे चल रहे हैं। फिर जेम्स शैडविक 1932, काफी रिसेंट टाइम की बात है, 90 साल पहले, उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, और जिनको जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इन्होंने ये बताया, पहली बात तो ये एस्टेब्लिश की। अब बोले कि इलेक्ट्रॉन के अंदर मास तो नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन में तो मास तकरीबन 0 होता है। इसका मतलब मास जो एटम का है वो उसके न्यूक्लियस के वजह से है, जो भी है वो न्यूक्लियस की वजह से है। तो क्या बोला उन्होंने, देयरफॉर द एटॉमिक मास शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स। इसका मतलब है कि जो एटॉमिक मास है किसी एलिमेंट का, वो जितना प्रोटॉन्स अंदर मौजूद है उनके मास के बराबर होना चाहिए। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन भी जब कोई मास नहीं है तो एटॉमिक मास डिपेंड किस पे होगा, न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। उस टाइम तो नहीं मालूम था न्यूट्रॉन भी है, बोले वो दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर however therefore the atomic mass, however in the case of helium, लेकिन हीलियम का मामला, उसमें क्या था, 2 प्रोटॉन्स थे उसके न्यूक्लियस में, और उसका एटॉमिक मास शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ ईच प्रोटॉन, यानी 4 होना चाहिए था, मतलब ट्वाइस द मास ऑफ। अब जैसे दो प्रोटॉन्स है तो एक प्रोटॉन का मास 1.008 ले लीजिए, उसका डबल होना चाहिए। लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट किया गया एक्सपेरिमेंटली और पाया गया कि 4.003 यूनिट है, ठीक है। होना कितना चाहिए था उमर शाद, कितना होना चाहिए था मास, डबल ऑफ 1 प्रोटॉन मास, क्योंकि उसमें 2 ही तो प्रोटॉन पाए जाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि भाई 2 प्रोटॉन के मास के बराबर नहीं हो सकता। क्यों, एटॉमिक मास जो है वो
हीलियम का 4 है, 4 यूनिट है ना। AMU फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब जी कंक्लूजन देखिए, इसका मतलब क्या है। इट वॉज देयर फॉर, उमर खान मौजूद है। इट वॉज देयर Yes, फॉर sir. प्रूव दैट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम आर प्रेजेंट पार्टिकल। इससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि जब वो दो ही वहां पर प्रोटॉन थे तो उनका मास तो 2 इंटू समथिंग होना चाहिए था, एक प्रोटॉन के मास के, बट वो तो निकला 4। इसका मतलब न्यूक्लियस में कोई और भी मौजूद है, और ना केवल मौजूद है बल्कि कुछ मास भी है उसके अंदर, ठीक है। तो फिर अब क्या मास कंफर्म मतलब हुआ, उसका क्या बोलते हैं, प्रोटॉन से इक्वल है। कह सकते हैं इन अ वे, मतलब लेकिन प्रोटॉन से वो भी ज्यादा है, और कम भी हो सकता है। मतलब जो हाँ मतलब ये है, सुनिए, मजे की बात है, कोई और चीज न्यूक्लियस में मौजूद है और उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो क्या होता, वो इलेक्ट्रॉन के पावर चार्ज को डिफीट दे देते ना, अच्छा मतलब उसमें लेकिन होता चार्ज नहीं है बैलेंस। लेकिन उसका मास इक्वल है ऑलमोस्ट वो प्रोटॉन से। ऑलमोस्ट इक्वल है ना। तो इसका मतलब जी क्या हुआ, इससे क्या कंफर्म हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ और लोग भी रह रहे हैं, कुछ और भी चीजें हैं। वो जो चीजें हैं वही न्यूट्रॉन है, उन पर कोई चार्ज नहीं है, बट दे हैव मास, may be estimated as equal to the mass of protons, ठीक है। जी found to be as heavy as the protons। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब मिला लेते हैं तो टुगेदर तो न्यूक्लियस इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। उमर खान, उनका mixture। Yes, sir. न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं। सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब साथ में हो। गुड। मास ऑफ, अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के, ठीक है। 1.6 इंटू जो जी दिया हुआ है पूरा। चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, जाहिर सी बात है तो न्यूट्रल वो होगा वो। होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज ना इलेक्ट्रिक होता है ना पॉजिटिव, वो होता है ना प्लस होता है ना ना माइनस। ना पॉजिटिव ना, हाँ हाँ, अगर वो होता तो फिर न्यूक्लियस हैवी पड़ जाता, जी लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब रिप्रेजेंटिंग एन एटम, एटॉमिक नंबर क्या है, ये डेफिनेशन समझ लीजिए। मुझे लगता है इस पार्ट का ये लास्ट हिस्सा। अच्छा, एटॉमिक नंबर, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है। तो नहीं जरा चलिए जो है आगे देखेंगे। अब डेफिनेशन समझ लीजिए एटॉम की क्या है। एटम की डेफिनेशन क्या है, एटॉम भी कहते सर हैं, एटम भी कहते हैं। सर उमर खान, यस सर। एटॉमिक वेट बोलिए। सर एटॉमिक वेट और सर वो व्हाट इज एन क्या नाम। एटम, एक्चुअली व्हाट इज एन एटम। An atom is the एटम इज द smallest particle स्मॉलेस्ट of कैन कंबाइन element which can take ऑफ part in a chemical केमिकल reaction, और वो रिएक्शन कंसिडर क्या, हाँ, जैसे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो, कैल्शियम। हाँ, मॉलिक्यूल भी छोटा यूनिट है मैटर का, लेकिन वो अच्छा केमिकली ग्रुप एटम नहीं, मतलब कंबाइन जैसे नहीं हो जो सकता। एटम वो हम्म, हुए ना जो मतलब जो क्या बोलते हैं अकेले वो मिक्सचर ना हो एलिमेंट्स का। लेकिन जैसे एटम खाली कभी भी ऑक्सीजन अकेले, हाइड्रोजन के सुनिए साथ में। एटम, जस्ट वेट, हाँ, तो अगर कोई कंपाउंड है तब फिर उसका भी तो एटम बनेगा। जस्ट लाइक थिंक लाइक दैट। अब समझ लीजिए इस थ्योरी को पूरे, दोनों लोग अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, मतलब किसी एलिमेंट का। और अब ये एटम जो है कभी भी अकेले नहीं रह सकता। वी डू नॉट लाइक टू लिव अलोन। इसको चाहिए मोहल्ला पूरा, झुंड चाहिए, ग्रुप चाहिए। अब जब वो ग्रुप बनाता है तो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो डेफिनेशंस हैं। एटम इज द जैसे स्मॉलेस्ट पार्ट विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन, क्या बोलेंगे उसे, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके। जी अब आइए एलिमेंट। एक एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है जो एक तरह के एटम से बना हो सकता है।
जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो थ्रू आउट, सब में उसके एलिमेंट के जितने भी टुकड़े किए जाए उसमें एटॉमिक नंबर सेम रहे, सेम उसको निकले। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस, और दो सब्सटेंस में बदला भी ना जा सके किसी तरह। तो एटम येलो। कंसिस्ट ऑफ, एटम के अंदर क्या क्या होता है? सब एटमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तीन सब एटमिक पार्टिकल्स हैं विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर ऑफ एन एटम, और मतलब स्ट्रक्चर और बिहेवियर जानने में बड़ा मदद मिलती है इससे। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। द न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस क्या है? द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द सेंटर और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऑर्बिट्स क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अलोंग इमेजिनरी पाथ, जिनको शेल्स या मोर प्रिसाइजली ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो वो ठीक क्या है, बोलते हैं, जैसे वो कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कोई एलिमेंट का 2,8,2 मतलब वो क्या बोलते हैं, उसके हाँ ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हाँ, अलग इलेक्ट्रॉन। अलग ऑर्बिट्स में, पहले ऑर्बिटल में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरे में फिर 2 2। मौजूद हैं, है ना? जी लेकिन एक बात और गौर कीजिए, ये जो देख रहे हैं 2 2 का ग्रुप बनाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन भी अकेले रहना नहीं पसंद करता है, वो भी पेयर में रहता है। ठीक है, तो सब जी। एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, और प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव है, नेगली 1 होता है इलेक्ट्रॉन्स मास उसका। नेगेटिव। कार्बन 12 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रोटॉन का मास 1 है, इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल है। न्यूट्रॉन का तो चार्ज 0 होता है, उसका भी एटॉमिक मास जो है, उसका मास खुद 1 का है। 1 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या चीज है, इस पर बात कर रहे हैं। एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक नंबर, हर एटम जो एलिमेंट का है उसका अपना खास कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है, जो डिस्टिंग्विश करता है, यानी डिफरेंशिएट करता है इसको एटम ऑफ अनदर एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट के एटम से डिस्टिंग्विश करता है। एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर रेस्पेक्टिव एटम्स। जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कैसे किया जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके उनके एटॉमिक न्यूक्लियस में। नंबर के उससे अब एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए। अब चूंकि नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन देयर नंबर एटॉमिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर। हाँ ठीक, जी दिस नंबर इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। यस, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के साथ डिफरेंस क्या होता है? दोनों सेम चीज है, अलग फर्क होता है है। एटॉमिक नंबर से। नहीं भाई, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास इज द सेम थिंग। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में क्या फर्क है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है। ठीक है, जी हाँ, एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, गिनती कितनी है उसकी, 8 10 12। ठीक है, जी और एटॉमिक मास किसे कहते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके कितने हैं। हाँ। ठीक, दोनों चीजें याद रखिए, यानी दोनों को मिला लीजिए और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिए मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तब पता चलेगा। कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, जी एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का है उसको डिनोट करते हैं Z से, और यूएस वाले इसको Z पढ़ते हैं। ओके, द एटॉमिक जी नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है किसी एक एलिमेंट में। अब दूसरी चीज, क्योंकि न्यूट्रल एटम्स जो हैं, देखिए लिखा हुआ है ना, कहाँ गया, सिंस न्यूट्रल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, क्योंकि न्यूट्रल एटम जो एलिमेंट के हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर को ऑल्सो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप दोनों में से कोई एक चीज रेफरेंस में ले सकते हैं, आपकी मर्जी। फर्दरमोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमाइंस द
पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये भी होता है कि प्रोटॉन्स की वजह से कितना पॉजिटिव चार्ज है ये पता चलता है न्यूक्लियस में। तो वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ, यानी न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट के। मतलब ठीक है, एटॉमिक नंबर अब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी इक्वल है। प्रोटॉन्स के भी, दोनों के इक्वल। हाँ, गुड। अब देखिए नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीट एटम, और पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। अब आइए आगे चलें। जी मास नंबर अब चल रहा है वही कंटिन्यू, अभी पहले चल रहा था एटॉमिक नंबर, अभी मास नंबर। मास नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कलेक्टिवली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कॉल्ड इसको मास, हाँ इनको कलेक्टिवली कहते हैं यानी न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल नंबर है वही मास नंबर कहलाएगा। तो मास नंबर जो हाउ एवर इज अ होल नंबर अप्रोक्सीमेशन है एटॉमिक मास का इन एटॉमिक मास यूनिट, सिंस द मास ऑफ द प्रोटॉन एज वेल एज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको आपने क्या माना है, इक्वल टू 1। तो इसलिए आप अगर मास नंबर निकालना है तो सिर्फ गिनना ही काफी होगा, अदरवाइज 1 के अलावा कुछ और होती गिनती तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर 2 होता, मान लीजिए 1.5 होता, सपोज करिए एक प्रोटॉन का मास 1.5 होता, तो जितने प्रोटॉन्स हैं सबको जोड़ करके 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। लेकिन अभी तो 1 है तो कोई मुश्किल ही नहीं, सीधे सीधे जोड़ लीजिए। खैर आगे देखें, मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ protons or neutrons, or we can precisely say number of nucleons। okay, एटम में एलिमेंट के जो एटमिक स्ट्रक्चर एलिमेंट का है एटमिक नंबर और मास नंबर से डिड्यूस किया गया। तो एलिमेंट क्या है, मान लिए कोई एलिमेंट x है और उसके ऊपर a क्या चीज है, एटॉमिक नंबर, z क्या है, a क्या है एटॉमिक मास, z क्या है। अच्छा, एटॉमिक नंबर और मास एटॉमिक, नंबर में क्या डिफरेंस है? बेटा मास नंबर को एटॉमिक, आप क्या मास नंबर को एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, मास नंबर भी कह सकते हैं। मास नंबर इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ गिनती करनी पड़ती है इस वजह से। ठीक है, अच्छा, मतलब गिनना पड़ता है कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन्स हैं, बस इसलिए मास नंबर कहा जाता है उसे। तो अब देखिए ना, बताया एटॉमिक नंबर क्या चीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, और मास नंबर क्या है, एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, कंक्लूजन क्या निकला, एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, मास नंबर A इक्वल्स टू N प्लस P। न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्लस न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, A माइनस Z कर दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा। जी ओके, हाँ अब ये अगला पार्ट इलेक्ट्रॉन्स है। ओके,